नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस बाय अमित सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के अनुच्छेद व सूची। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अपना टॉपिक है आज राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, विधायी, प्रशासनिक, सैन्य, आपातकालीन शक्तियां, सभी शक्तियों का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शक्ति की बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिकाएं शक्तियां, कार्यपालिकाएं शक्तियां, ठीक है। ये अपने टोटल शक्तियां उनको अपने अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अनुच्छेद लिख लेता हूं एक साइड, उसके बाद हम हर अनुच्छेद के बारे में साथ में लिखेंगे, साथ में अपने समझेंगे। तो इधर लिख लेता हूं मैं अनुच्छेद और इधर अपना होगा विषय कि कौन से अनुच्छेद में क्या विषय है, ठीक है। तो अपने अनुच्छेद देखते हैं। पहले लिख लेते हैं 53, 74, 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 76, 76, 78, 124 2, 148, 217 2, 239, 280, 315, 324, 338, 1 2 3। ओके, ये अपने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं। अनुच्छेद 53, 74, 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 76, 78, 124 2, 148, 217 2, 239, 280, 315, 324, 338, 1 2, 338, 1 2। ओके, अपने पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिकाएं शक्तियां निहित, राष्ट्रपति में कार्यपालिकाएं शक्ति निहित। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है। फिर 74, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन या नियुक्ति कह सकते हैं इसको। 75 1 में क्या करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वह पीएम की सलाह पर, वह पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनता है। 75 1 क्या कहता है, पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को उनके पद के लिए बंटवारा करता है। 75 2 के अंदर क्या होते हैं कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। और 75 3 क्या कहता है? 75 3 क्या कहता है कि मंत्री सामूहिक रूप से, मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये देखो 75 1 में कहता है कि पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद को मंत्री उनके पद का बंटवारा करता है। 75 2 में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल। और 75 3 कहता है कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 4 क्या कहता है कि इनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति इन मंत्रियों को इनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 75 4। ओके, ये थे 75 4 मंत्रियों के प्रति। अब 76 में अनुच्छेद 76 क्या कहता है? महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 78
राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है, कि राष्ट्रपति इन मंत्री परिषद से सूचना का अधिकार मांग सकता है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 124(2). 124(2) क्या है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं सभी। अब 148 अनुच्छेद 148 क्या कहता है? केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। के क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के की अध्यक्ष की नियुक्ति। के अध्यक्ष की नियुक्ति। के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति करता है। अब आता है 217(2). 124(2) में था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 217(2) में है भारत के सभी हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय, भारत के सभी हाई कोर्ट। भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सभी हाई कोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 217(2) क्या कहता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 ये तो था हाई कोर्ट राज्य के बारे में। आगे 239 में आता है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की नियुक्ति। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की नियुक्ति। जिस प्रकार से अपनी दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर प्रशासक का रूप होता है उपराज्यपाल, और जैसे अपने चंडीगढ़ है तो वहां पे कितने हैं? प्रशासक। इनको अलग अलग नाम है, इनके हर यूटी के अंदर 3-4 अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगले टॉपिक में विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। 280 होता है वित्त आयोग। अनुच्छेद में वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 280 कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। 315 अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति। के सदस्य मतलब के यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ओके। 324 निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है। 338(1)(2) ये अपने इधर देखते हैं। 338 क्या कहता है? 338 में है अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। और 338(a) में 338(1) में क्या है? एसटी अनुसूचित जनजाति। एससी है अनुसूचित जाति और एसटी है अनुसूचित जनजाति के आयोग है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और अभी फिलहाल 102वां संविधान संशोधन करके 338(2) के अंदर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये थी जी अपने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को बंटवारा। 75(2) मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। तो 75(3) सामूहिक रूप से लोकसभा के। 75(4) मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। 78 राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार है। 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 148 में के अध्यक्ष की नियुक्ति। 217(2) में सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 यूटी मतलब संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की नियुक्ति। 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। 324 निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। 338 में बताया 338 में एससी अनुसूचित जाति। 338(1) में एसटी अनुसूचित जनजाति और 338(2) में है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। ये थी अपनी कार्यपालिक शक्तियां। अब हम पढ़ते हैं विधायी शक्तियां। ओके।
विधायी शक्तियां, किस बारे में चर्चा करते हैं हम? विधायी शक्तियां। ओके, तो उसी प्रकार ये अपने अनुच्छेद लिख लेते हैं। इससे क्या है कि क्रम सा बन जाता है, अपने को याद हो जाता है। इधर लिख लेते हैं अपने विषय। ठीक है, अनुच्छेद देखो, क्योंकि अनुच्छेद याद रहते हैं, दिमाग में चलता रहता है। अनुच्छेद 79, 80, 3, 85, 86, 87, 108, 111, 123, 201। ठीक है, विधायी शक्तियों में इतने अनुच्छेद है। अब अपने चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 79, ये तो आपने पढ़ा होगा कि संसद 79 में क्या होगी? संसद होगी, जिसका एक अंग राष्ट्रपति भी होता है, जिसका एक अंग राष्ट्रपति भी होता है। 79 भारत में एक संसद होगी जिसमें 2 सदन व एक राष्ट्रपति होगा, तो एक अंग इसका कौन सा? अपने राष्ट्रपति। 83 क्या है? 80 आपने पढ़ा था अपने पिछले राज्यसभा। तो 83 में क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्य मनोनीत। 83 क्या कहता है भाई? 83 कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, वो भी कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में। कौन कौन से? साहित्य, इधर देखते हैं अपने कौन कौन से क्षेत्र है वो? साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं। एक और, ये तो राज्यसभा की बात है। एक अनुच्छेद याद आया कि 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय भी मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय, ठीक है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय भी 2 नियुक्त करता है। वो वर्तमान में 2019 से इस आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, परंतु अपने ध्यान में रखना है ये 331। ठीक है, ये था 83 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति सदन को 17 सदन के सत्र को 17 वसान व आहूत कर सकता है। 17 वसान व आहूत कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति सदन के सत्रों को 17 वसान व आहूत कर सकता है। लोकसभा किसकी बात कर रही है? राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को 17 वसान में आहूत कर सकता है, और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, अनिवार्य है। उन बैठकों का समय व स्थान कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अब अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति सदनों में, सदन मतलब दोनों सदन में एक बात करो, राज्यसभा लोकसभा सदनों में अभिभाषण व संदेश भेज सकता है। अभिभाषण व संदेश भेज सकता है। ओके, अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति सदनों में अभिभाषण कर सकता है, दोनों सदनों में कभी भी, और उनमें संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 87 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 87 लोकसभा के चुनाव के बाद, क्या कहता है? लोकसभा के चुनाव के बाद, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, जैसे अपने 2019 में लोकसभा के चुनाव मई में कंप्लीट हुए, रिजल्ट आने के बाद जब प्रथम सत्र शुरू होगा, क्या बात कहता है? ध्यान से देखना, जब प्रथम सत्र शुरू होगा उसके प्रारंभ में राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा। ठीक है, जब लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद जो पहला सत्र है उसका जो प्रारंभ होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा। ओके, और दूसरी बात इसमें है, जब प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष में प्रथम सत्र के प्रारंभ में
अभिभाषण। ओके, दोनों बार देखो। पहली बात है, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम सत्र जो होगा उसका प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा, और प्रत्येक वर्ष नए साल में, मतलब नए साल में जो प्रथम सत्र होगा उसका प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगा। अनुच्छेद 87 कहता है। ओके, अब आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 इसका नाम होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाना। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाना। ठीक है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाना। कब बुलाया जाता है उधर देखते हैं अपने इसको। संयुक्त अधिवेशन बुलाना, देखो आपको मैं पैटर्न समझाता हूं थोड़ा इसका। कब बुलाया जाता है? जब साधारण विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से पारित नहीं होता है, दोनों सदनों से बहुमत से पारित नहीं होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और उस संयुक्त अधिवेशन में विशेष बहुमत से 2/3 से पारित होने पर ही वो अधिनियम बनता है। ओके, उस संयुक्त अधिवेशन में विशेष बहुमत से 2/3 से पारित होने पर वो विधेयक अधिनियम में बन जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये ध्यान रखना, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेता है। ठीक है, ये बात दोनों ध्यान में रखना कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, परंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता। आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए हैं। 6 मई 1961 दहेज निरोधक विरोध, ये दहेज के बारे में था। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम। इस समय राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। 6 मई के बाद बुलाया गया था 16 मई 1978। ये था बैंकिंग सेवा निरोधक अधिनियम में। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, इस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और उसके बाद बुलाया गया था 26 मार्च 2002। ये है पोटा मतलब आतंकवाद निरोधक विधेयक। इस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। ओके, 3 बार अभी तक अपने संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। ये था अपने 108 संयुक्त अधिवेशन। अब 111 के अंदर चर्चा करते हैं। 111 के अंदर है वीटो पावर। वीटो पावर की शक्ति। वीटो पावर आपने वर्ल्ड में भी सुना होगा। वर्ल्ड में वीटो पावर से 5 देश है, पता है कौन कौन से? जिनको कहते हैं स्थायी सदस्य। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 500 इनके पास वीटो पावर है, स्थायी सदस्य होते हैं। इनके बारे में भी अपने चर्चा करते हैं कि ये वीटो पावर क्या है। 101 के आधार के ऊपर अनुच्छेद 101 में बुलाते हैं। वीटो जी 3 प्रकार की होती है, अपने देखते अपनी वीटो होती है 3 प्रकार की। पहली होती है आंतयात्लिक या पूर्ण वीटो। आंतयात्लिक या यहाँ लिख लेते अपने वीटो, आंतयात्लिक या पूर्ण वीटो। दूसरी है जी निलंबन वीटो, और तीसरी अपनी जेबी पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की वीटो होती है राष्ट्रपति के पास, आंतयात्लिक या पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, जेबी पॉकेट वीटो। अभी तक इनको किसने मिला है? आंतयात्लिक वीटो अभी तक राजेंद्र प्रसाद ने। कौन से राष्ट्रपति थे अपने? राजेंद्र प्रसाद। ये एक पेप्सू अधिनियम था, उसके खिलाफ मतलब आंतयात्लिक पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था राष्ट्रपति। निलंबन वीटो 3 राष्ट्रपति प्रयोग कर चुके हैं, R वेंकटरमन, KR नारायण और APJ अब्दुल कलाम। और जेबी पॉकेट वीटो एक ही राष्ट्रपति ने किया है, वो है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ये कोई डाक विधेयक पे था, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये थी वीटो। 123 ये देखो, अध्यादेश जारी करना।
ये राष्ट्रपति की बहुत ही बड़ी विधायी शक्ति है कि अध्यादेश जारी करना। कब जारी किया जाता है? जब संसद में दोनों सत्र हो या एक सत्र हो। जब संसद में दोनों सत्र हो या एक सत्र हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है। और ये जारी कब तक किया जाता है? इसको अधिकतम जैसे नए अधिवेशन से पहले 6 सप्ताह तक, नए अधिवेशन के 6 सप्ताह तक, और अधिकतम इसकी अवधि है 6 माह। अधिकतम अवधि है इसकी 6 माह। और अध्यादेश जारी किसकी सिफारिश पे करता है राष्ट्रपति? मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे करता है? यह अध्यादेश जारी करता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। यह था अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। 201 में क्या है? 201 में क्या है कि राज्य की जो सूचियां हैं, जो राज्य की सूचियां हैं, उन सूचियों के विषयों पर राष्ट्रपति की वीटो। राष्ट्रपति की वीटो कब होती है? राष्ट्रपति की वीटो जब राज्य आपातकाल लगा हो। जब राज्य आपातकाल लगा हो। तो ये थे अपने विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 संसद होगी जिसका अंग राष्ट्रपति। अनुच्छेद 83 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को सत्रावसान में आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति सदनों में अभिभाषण व संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 लोकसभा के चुनाव के बाद प्रथम सत्र को प्रारंभ राष्ट्रपति अभिभाषण से ही होता है। अनुच्छेद 108 शौकत अधिवेशन बुलाना। अनुच्छेद 111 वीटो पावर की शक्ति। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना। और अनुच्छेद 201 राज्य सूची के विषय राष्ट्रपति को वीटो जब राज्य आपातकाल लगाओ। ठीक है। अब तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद विषय अनुच्छेद 109 112 115 113 15 116 और 267 और 280। ओके। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां 109 लोकसभा में धन विधेयक। लोकसभा में धन विधेयक की अनुमति, धन विधेयक रखने की अनुमति राष्ट्रपति से ही मिलती है। लोकसभा में धन विधेयक रखने पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 112 भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किसके नाम होगा? राष्ट्रपति के नाम से ही रखा जाता है। बजट हमेशा ही राष्ट्रपति के नाम से ही रखा जाता है। अनुच्छेद 113 15 16 है अनुदानों की मांग। राष्ट्रपति अनुदानों की मांग कर सकता है। ठीक है। 267 में राज्यों की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। जो राज्य की आकस्मिक मतलब अचानक काम में लेने वाली निधियां उन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और 280 में वित्तीय आयोग का गठन। हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 109 लोकसभा धन विधेयक अनुमति राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 112 भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से। 113 15 16 अनुदानों की मांग राष्ट्रपति करता है। 267 राज्यों की आकस्मिक निधि पर इसका नियंत्रण होता है। 280 वित्तीय आयोग का गठन। ठीक है। ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ये छोटे छोटे टॉपिक है वित्तीय न्यायिक। इसके बाद इंपॉर्टेंट होगा अपना वो पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। तो अनुच्छेद इसमें 2 याद रखने 172 और 143। 72 है इसे वित्तीय, इसको नाम लिखते हैं न्यायिक। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 क्षमादान करने की सबसे बड़ी शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान करने की शक्ति। इसमें राष्ट्रपति 5 प्रकार की विटो दे सकता है। 5 प्रकार की, देखो किस प्रकार की? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम,
और परिविलंबन। राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमा दे सकता है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंबन। ओके। और 143 के अंदर न्यायिक है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। ठीक है। और न्यायिक शक्तियां में और यह कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को कम करना या सैन्य मामला की कोई शक्तियां, उनको भी कम करने की शक्तियां राष्ट्रपति की होती है। तो अनुच्छेद 72 है क्षमादान करने की शक्तियां 5 प्रकार की: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिविलंबन। ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। इसके पास आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। इनको मैं बता देता हूं कि आपातकाल अपने संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए। कौन कौन से हैं? देखो जी, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है राज्य आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और सॉरी, ये बता देता हूँ, आपातकालीन शक्तियां हैं भाग 18 में, संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। ओके। पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर। तो देखते हैं जी, राष्ट्रीय आपातकाल है हमारे पास अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 352 में। यह किस आधार पे लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल के आधार देखो, इसके 3 आधार है जी। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पे लगता है। फर्स्ट, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और 3 नंबर आंतरिक अशांति। आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है। ये 3 नंबर है आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन 1978। ओके। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस आंतरिक अशांति की जगह नाम दे दिया सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है। आज वर्तमान में 3 कौन से हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये थे आधार। ओके। और ये लागू किस किस सिफारिश पे होता है? इसी संविधान संशोधन के तहत इसमें नाम जोड़ दिया कि लिखित मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, लिखित मंत्रिमंडल की सिफारिश, लिखित मंत्रिमंडल की सिफारिश। ओके। पहले यह मंत्रिमंडल की सिफारिश पे नहीं था। 44वें संविधान संशोधन से पहले इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता था। 44वें संविधान संशोधन में 2 बातें हुई। आंतरिक अशांति की जगह इसका नाम हो गया सशस्त्र विद्रोह, और ये प्रधानमंत्री की जगह हो गया लिखित मंत्रिमंडल की सिफारिश। ये मंत्रिमंडल ओनली फॉर आपको अनुच्छेद 352 में ही मिलता है। ठीक है। इसके प्रभाव देखो क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव कि देश की संघात्मक व्यवस्था, देश की संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी। कि ये संघात्मक, जो अपने देश की व्यवस्था विशेषता है, संघात्मक देश है, ये संघात्मक संघ के सीधी एकात्म मतलब एक व्यक्ति के अंडर में हो जाएगी। इसका मुख्य होगा राष्ट्रपति। सेकंड, राज्यों के सरकार का बजट इसके अंदर में राष्ट्रपति इस सरकार के अंदर में जो राज्य सरकारों का बजट है वो एकात्मक शासन चलाने वाली सरकार इसका बजट बनाएगी।
और अनुच्छेद 20 व 21 अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। इनका भी अनुच्छेद दिया है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अनुच्छेद 358, इसमें बताया है अनुच्छेद 19 अपने आप ही निलंबित हो जाएगा, अपने आप ही निलंबित। ठीक है, अनुच्छेद 19 अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 19 के अलावा 20, 21 तो इन तो छोड़ ही देना, ये तो होंगे ही नहीं। 19 इन तीनों के अलावा सभी अन्य मूल अधिकारों को, अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के लिखित आदेश से, अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के लिखित आदेश से, अन्य राष्ट्रपति के लिखित आदेश से निलंबित होंगे। ओके, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 अपने आप ही निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के लिखित आदेश के बाद निलंबित होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण होंगे तब अनुच्छेद 20 व 21 दो ही बचेंगे और बाकी सभी निलंबित। परंतु जब अब आज का नाम अपना सशस्त्र विद्रोह, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा तो 20-21 के साथ 19 भी निलंबन नहीं होगा, 19 का निलंबन भी नहीं होगा। इन दोनों में सिर्फ 20-21 बचेंगे और आंतरिक अशांति की जगह का नाम वाला सशस्त्र विद्रोह के ऊपर कौन कौन से बचेंगे? 19, 20, 21। ओके, इसकी क्या है, संसद घोषणा करती है 1 माह तक, इसकी घोषणा संसद करती है 1 माह तक और इसका अनुमोदन 6 माह तक करना आवश्यक है। इसका अनुमोदन करना 6 माह तक आवश्यक है। ये अपना राष्ट्रीय आपातकाल था। आज तक अपने देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इसको देख लेते पहले कि आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आज के टाइम 44वें संविधान संशोधन से मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। इसका प्रभाव संघात्मक से एकात्मक शासन, राज्य सरकारों का बजट एकात्मक शासन के अंदर में, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित, 19 अपने आप ही हो जाएगा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के लिखित आदेश से। परंतु जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होगा। अब अपने देश में 3 बार आपातकाल लगे हैं, कौन से देखते हैं अपने 3 बार कब कब लगे हैं। फर्स्ट 1962 से 68 प्रधानमंत्री, पहले अपन देखते हैं यहाँ पे आधार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। ओके, सन आ गया 1962 से 68। पहला क्या था? भारत चीन युद्ध। उन्नीस सौ 62-68 भारत चीन युद्ध। प्रधानमंत्री थे, जब लागू हुआ था तब प्रधानमंत्री थे अपने पंडित नेहरू और राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। राष्ट्रपति थे अपने राधाकृष्णन। दूसरा कब लगा? 1971 से 1977 तक आधार भारत पाक युद्ध। आधार भारत पाक युद्ध। प्रधानमंत्री थी नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे हमारे वी गिरी। ओके, थर्ड 1975 से 77 ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। ये देखो, पहला आपातकाल लगा 1962 से 68, आधार था भारत चीन युद्ध, प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी और राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जिस समय ये लागू हुआ। 1971 से 77 भारत पाक युद्ध, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और ये था, ये देखो एक इम्पोर्टेंट, ये देखो इस सन में आपातकाल लगा है ना, इसी सन में 77 तक खत्म होता है, परंतु बीच में ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी चाल खेलते हुए आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। ये देखो खत्म 77 में हुआ था, ये 75 बीच में ही लगा दिया था आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। इसी के चलते हुए 44वां संशोधन 1978 में कहा गया कि एक तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह करो और दूसरा प्रधानमंत्री की जगह मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लगना चाहिए। ये थे जी अपने राष्ट्रीय आपातकाल। अब अपने आगे देखते हैं राज्य आपातकाल। अब हम बात करते हैं राज्य आपातकाल जी। इसका अनुच्छेद है अपने पास 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य आपातकाल लगाया जाता है। इसका आधार देखते हैं, क्या आधार है जी। देखो, पहला आधार है कि राज्य में संवैधानिक संकट हो। मतलब उसका संवैधानिक संकट हो, उसका संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, वहाँ पे संवैधानिक अपने जो कानून है वो लागू नहीं हो पा रहे हैं, राज्य में संवैधानिक संकट आ गया है, तब राज्य आपातकाल लगेगा। दूसरा राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है जो संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है जो केंद्र सरकार के विपरीत हो, जो केंद्र सरकार के विपरीत हो। राज्य सरकार ऐसा कानून बना दे जो केंद्र सरकार के विपरीत हो, तो उसी कंडीशन में राज्य आपातकाल लग सकता है। तीसरा, चुनाव के बाद या मान लो लोकसभा के विधानसभा में किसी दल को बहुमत ना हो, विधानसभा में किसी दल को बहुमत न हो। ओके, तीन कंडीशन। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राज्य सरकार ऐसा कानून बना दे जो केंद्र सरकार के विपरीत हो या खिलाफ हो, विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो। अपने राजस्थान में 200 सीटों में से जिसके पास 101 सीट ना हो, तो इस पे अगर ये लग सकता है आपातकाल, राज्य आपातकाल। किसकी सिफारिश किसकी होती है इसमें? जिस सिफारिश होगी इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद का केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये कब तक लागू होगा? 2 माह तक। कब तक? 2 माह तक। और इसी का अनुमोदन कितने तक होना चाहिए? अनुमोदन 6 माह तक अनुमोदन होना चाहिए। ये लागू होगा 2 माह तक अनुमोदन होना चाहिए इसका, 6 माह तक इसका अनुमोदन होते रहना चाहिए। और इसकी अधिकतम अवधि है, अधिकतम अवधि है 2+1 वर्ष। मतलब 1 साल बाद फिर उसको अनुमोदन करो, 1 साल, इस प्रकार 2 और 1 मतलब टोटल 3 साल तक इसकी अधिकतम अवधि है राज्य आपातकाल लगने की। ठीक है। और राज्य आपातकाल को हम देखो, राज्य आपातकाल के खिलाफ चुनौती, राज्य आपातकाल के खिलाफ चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। कहाँ दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में। हाल ही में पिछली लोकसभा के अंदर उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहाँ पे राज्य आपातकाल लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया था।
ठीक है ना, राज्य आपातकाल की चुनौती दे सकते हैं। तो ये था राज्य आपातकाल के आधार। अब अपने देखते हैं कि राज्य आपातकाल लागू कहाँ पर हुआ। सबसे पहले देखो, राज्य आपातकाल लगा है जी सर्वप्रथम पंजाब में। कहाँ लगा है? पंजाब में 1951 में सबसे पहली बार लगा था पंजाब में 1951। और सर्वाधिक अवधि तक राज्य आपातकाल रहा है वो भी पंजाब में। सर्वाधिक अवधि तक वो भी रहा है पंजाब में 1987 से 92 तक। और सबसे कम रहा है न्यूनतम अवधि का जी कर्नाटक, केवल 7 दिन। और सबसे अधिक बार आज तक लगा है, सबसे अधिक बार राज्य लगा है वो है जी मणिपुर, वहाँ पे 10 बार, वो है मणिपुर 10 बार। ओके, सर्वप्रथम राज्य आपातकाल लगा था पंजाब में 1951। सर्वाधिक अवधि का राज्य आपातकाल रहा पंजाब में 1987 से 1992। न्यूनतम अवधि का आपातकाल रहा था कर्नाटक 7 दिन। और सबसे अधिक बार राज्य है जिसमें 10 बार मणिपुर में राज्य आपातकाल लग चुका है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने राजस्थान में 4 बार राज्य आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा है जी? 4 बार लगा है जी। 1967, 1977, 1980, 1992। ठीक है, 1967 में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं हम। कौन थे जी? मोहनलाल सुखाड़िया। 1977 में हरिदेव जोशी। और ये हमारे 1980 और 1992 में भैरव सिंह शेखावत। यहाँ भी भैरव सिंह शेखावत ये मुख्यमंत्री थे। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया, 1970 में हरिदेव जोशी, 1980 में भैरव सिंह शेखावत, 1992 में भैरव सिंह शेखावत। इनकी सरकार का जो अंडर था वो राज्य आपातकाल में राष्ट्रपति के निर्देशन में चला गया था। ये था जी अपना राज्य आपातकाल। अब अपना लास्ट रह चुका वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का विवरण अनुच्छेद 360 कब लगता है जी? आधार कब लगता है? जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो गया हो। जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। जब देश में क्या है कभी प्रभाव कहाँ गिरेगा? देश में वित्तीय संकट होने पर राज्यों का बजट कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सरकार का बजट केंद्र सरकार। सभी सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती। सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती। ठीक है, और जो न्यायाधीश है उनके भी वेतन में कटौती। न्यायाधीश के वेतन कटौती। राज्यों का बजट केंद्र सरकार बनाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती, न्यायाधीशों के वेतन कटौती। इसी का भी ये लागू कब होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 2 माह तक, परंतु 6 माह तक इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। 6 माह तक इसका क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं इसकी अधिकतम अवधि। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि अभी तक इस पर संविधान मौन है। इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान मौन है कि कितने वर्ष रहेगी, कितने टाइम। और
आज तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। आज तक वित्तीय आपातकाल पूरे भारत में एक भी बार नहीं लगा है, परंतु आज कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए केंद्र सरकार के पास बजट की बहुत ही समस्या हो गई है। केंद्र हो चाहे राज्य, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई। अगर ये इस प्रकार की स्थिति रही तो आने वाले टाइम में ऐसा एहसास हो रहा है कि ये वित्तीय आपातकाल पूरे देश में लगेगा। अगर स्थिति सुधर जाती है तो ये नहीं लगेगा। हालात के आधार पर आज केंद्र सरकार व राज्य सरकार के आर्थिक हालात है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये था अपना वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360। ये थी आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की और भी शक्तियाँ जैसे सैन्य प्रशासन की शक्तियाँ, तो अनुच्छेद 53(2) में पढ़ा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जब युद्ध होते हैं किसी देश से तो उसकी परमिशन और उसकी एंडिंग मतलब प्रारंभ व समाप्त करने की अनुमति राष्ट्रपति ही देता है। परंतु जो भारत का परमाणु बटन है ना चलाने वाला, वो प्रधानमंत्री को माना है। परमाणु बटन पीएम का माना है। परमाणु बटन पीएम के अंडर में होता है कि प्रधानमंत्री कहता है तभी ही परमाणु बम का यूज होता है। और विदेश संबंधियों सो उसके पास शक्तियाँ क्या है, कोई भी विदेशों से संधि समझौता जो भी हो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ओके, जो विदेश शक्तियाँ हैं, विदेश से कोई भी समझौता संधि होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगी। और विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करता है, विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिनका संक्षिप्त और विस्तारित रूप मैंने आपके सामने पेश किया। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि संसद के तीनों अंग हमने पढ़ लिए हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर किसी ने अभी तक ये तीनों अंग नहीं देखे तो अपने पीछे वाले वीडियो है उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा व संसद के सारे अंग का विवरण आपको मिल जाए। धन्यवाद।